हेलो बाबू। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री क्लास के सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पे, यानी कि सॉलिड स्टेट क्या है। इस पे बात करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि मेरा सेकेंड ईयर ट्वेल्थ का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और आज मेरा ऑफलाइन का पहला बैच 12th क्लास के मतलब पहला क्लास रहा है। और इस पहले क्लास का आज रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के सामने हम देने जा रहे हैं। इसे आप लोग ना एक दो बार अच्छा से सुनकर कल आइएगा आप लोग, क्योंकि मैं आप लोग को ऑफलाइन बैच में कल पूछने वाला हूँ ये सारे चीज़ें। और अभी आप लोग को सारे बातें यहाँ पे समझा रहे हैं और क्लास में भी समझाए थे आप लोगों को। अच्छा से आप लोग सुनकर समझकर पढ़कर आप लोग को आना है। और पूरे एक साल आप लोग को संघर्ष करनी है, एकदम ज़बरदस्त संघर्ष, ज़बरदस्त वाली मेहनत करनी है। और इस मेहनत के दम पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देनी है 2027 में। तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट भी देनी है। पूरे 2026 आपको एकदम एक बेस्ट लेवल का आपको पढ़ाई करनी है। और आप लोग को सॉलिड स्टेट का हम जो भी मतलब यहाँ पे जितना भी लेक्चर लगेगा सारे लेक्चर को, ठीक है ना, ऑफलाइन बैच में और यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आप लोग को हम प्रोवाइड करते चलेंगे। और पर डे आप लोग को क्लास में आप लोग को हर चीज़ें जो भी है वहाँ पे आप लोग को सुना जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑफलाइन जो बैच है उस बैच में आप लोग को हम सुनेंगे। तो मेरा न्यू बैच अभी 12th का स्टार्ट हो गया है 10 दिसंबर से। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक ना। और मेरे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मज़ा मिलने वाला है आपको, ठीक ना। ऑनलाइन का भी मिलेगा, ऑफलाइन का भी मिलेगा। तो आप लोग को हर तरह से हम आप लोग को मतलब यहाँ पे कंटेंट के साथ आप लोग को पढ़ाते चलेंगे। बस आप लोग हमारे साथ मेहनत करते चलिएगा। चलिए चालू करते हैं हम लोग। ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट अगर बता दें, ठोस अवस्था का बात करें कि ठोस अवस्था होता क्या है। देखिए दुनिया में जितना भी हम लोग का ठोस पदार्थ है पूरे वर्ल्ड में, चाहे हम लोग का कोई भी ठोस पदार्थ हो, चाहे हम मान लो कोई धातु ले लेते हैं जैसे सिल्वर ले लिए, चाहे सोना ले लिए, धातु ले लेते हैं। या अलावा कोई हम ऐसा भी आधात्विक तत्व ले लेते हैं, चाहे कोई कंपाउंड लेते हैं जैसे NaCl नमक ले लिए, NaCl नमक ले लिए, ये सारे के सारे क्या है, ठोस हैं। जैसे यहाँ पे हम एक रबर ले लेते हैं, आधात्विक पदार्थ रबर। तो रबर भी हम लोग को क्या है, ठोसे पदार्थ है। लेकिन सब में ना डिफरेंस है, सबका गुण अलग अलग है। रबर हम लोग का मुलायम है, NaCl नमक थोड़ा सा कठोर है, सिल्वर चांदी थोड़ा सा कठोर है। यहाँ पे लेड हम लोग का कठोर होता है लेकिन भंगुर नेचर का शीशा होता है। तो किसको बोलेंगे कि ना ये पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में होना चाहिए। देखिए कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है या ठोस अवस्था में होने के लिए उसको क्या क्या उसके पास गुण होनी चाहिए, ये बातें आपको समझाते हैं। अच्छा एक बात और है, जितना भी आपका सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड पदार्थ है, सारे के सारे ना पृथ्वी के ऊपर है। और पृथ्वी के ऊपर क्या लगता है, वायुमंडलीय दाब लगती है। कितनी लगती है, 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर जो है वायुमंडलीय दाब लगता है। तो पृथ्वी पे ना 10 के पावर 5 पास्कल जो है वायुमंडलीय दाब लगता है। और एक कमरे का ताप जो बंद रूम का ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस होती है। तो मानिए कि पृथ्वी पे जो ठोस पदार्थ है उसके ऊपर क्या है, 10 के पावर 5 पास्कल दाब लग रहा है। क्योंकि 10 के पावर 5 पास्कल क्या है, वायुमंडलीय दाब है, एक समान वायुमंडलीय दाब है। जब ये तब का दाब है जब हम लोग का एक मतलब वायुमंडल में एक नॉर्मल वायुमंडल बना रहे, एकदम सामान्य रहे, ना तो कोई तूफान हो ना किसी प्रकार का बारिश का मौसम हो, वैसे वायुमंडल नहीं, एक सामान्य वायुमंडल का वायुमंडलीय दाब जो है 10 के पावर 5 पास्कल है। और एक कमरे का बंद कमरे का ताप जो होता है 27 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है, ठीक है। तो वायुमंडल ना दुनिया के जो भी मतलब ठोस पदार्थ है सबके ऊपर क्या है, अपना दाब लगाता है, अपना दाब आरोपित करता है। क्या करता है, दाब आरोपित करता है। तो जो भी ठोस पदार्थ होगा वायुमंडल में, चाहे वो कठोर ठोस पदार्थ हो, चाहे वो मुलायम ठोस पदार्थ हो, चाहे वो कठोर हो चाहे मुलायम हो, उसके ऊपर क्या है, उस पर वायुमंडल अपना दाब लगा रहा है। क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है दाब लगा रहा है। अच्छा जितना भी ठोस पदार्थ है वो सबका अपना अपना क्या होगा, सबका अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा, सबका अपना क्या होगा, गलनांक होगा। मेल्टिंग मेल्टिंग सबका अपना क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो गलनांक क्या होगा बाबू, गलनांक। यानी कि जो वस्तु जिस ताप पर गलेगा वही उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अगर कोई मान के चलिए 50 डिग्री सेल्सियस पे गल रहा है तो उसका गलनांक होगा 50।
100 डिग्री पे गल रहा है तो उसका गलनांक हो जाएगा 100 डिग्री। 1500 डिग्री पे गल रहा है तो उसका गलनांक होगा 1500 डिग्री। अगर वो 4 लाख डिग्री सेल्सियस पर गल रहा है तो उसका गलनांक हो जाएगा 4 लाख डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो ठोस पदार्थ जितना ताप पर गलेगा वही उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अब चलिए ठोस अवस्था का डिफिनीशन आप लोग को समझाते हैं, बताते हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं, बाकी आप लोग को लिखने के लिए तो नोट्स बनाने के लिए, बाकी और भी सारे कंटेंट के लिए आपको तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो आप लोग ऑफलाइन बैच में आ जाइए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी हम कंटेंट अभी समझा रहे हैं सारे के सारे ऑफलाइन बैच में पूछेंगे आपसे। तो ठोस अवस्था जो अभी बताएं कि ठोस अवस्था वायुमंडल के अंदर जो भी ठोस पदार्थ है, सभी वायुमंडल में ठोस पदार्थों के ऊपर जो है ना 10 के पावर 5 पास्कल का लग रहा है दाब, लग रहा है दाब आरोपित हो रहा है, 10 के पावर 5 पास्कल दाब आरोपित हो रहा है। और कमरे का ताप जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस होती है। और दुनिया में जो भी ठोस पदार्थ है सबका अपना क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, सबका अपना 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 गलनांक है। ये नहीं है कि जो गलनांक सोना का है वही गलनांक चांदी का होगा, वही गलनांक आपका रबर का होगा, ऐसा तो बात नहीं ना है। बताइए, रबर का गलनांक और सोना का गलनांक बराबर हो सकता है? नहीं होगा। हर ठोस पदार्थ का अपना अपना क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, अपना अपना गलनांक है। और सबके ऊपर वायुमंडल अपना दाब लगा रहा है, सोना पर भी लगा रहा है, चांदी पर भी लगा रहा है, रबर पे लगा रहे हैं। हमारे ऊपर, हम भी वायुमंडल के अंदर है, चाहे आप भी वायुमंडल के अंदर है, आप वायुमंडल के अंदर है, आपके ऊपर भी दाब लगा रहा है। यानी कि दुनिया के हर वस्तु पे वायुमंडल अपना दाब लगा रहा है, हर का अपना क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो देखिए, पूरे दुनिया के वैसे पदार्थों को ठोस अवस्था में कहा जाता है, दुनिया के वैसे पदार्थों को ठोस अवस्था में कहा जाता है जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि जिनका गलनांक है, जिनका गलनांक वायुमंडलीय दाब पर यानी कि 10 के पावर 5 पास्कल पर, जिनका जो गलने का क्षमता होगा वायुमंडलीय दाब पर 10 के पावर 5 पास्कल पर कमरे के ताप से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस ताप से क्या होना चाहिए, अधिक। यानी कि जिनके गलने का क्षमता वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से ज़्यादा होगा, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, तो वैसे पदार्थों को बोलेंगे कि वे पदार्थ हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। आ रहा है बात समझ में? यानी कि जिन पदार्थों के गलने का क्षमता जो गलनांक है वो वायुमंडलीय दाब पर 10 के पावर 5 पास्कल पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, उसे बोलेंगे कि वह ठोस अवस्था में है। यानी कि कोई पदार्थ मेरा अगर वो 27 से अधिक पे मेल्ट कर रहा है, यानी कि 28 डिग्री पे मेल्ट करे, या हमारा 33 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करे, 39 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करे, तो वैसे पदार्थों को बोलेंगे कि नहीं मेरा वो ठोस अवस्था में है। लेकिन अगर कोई पदार्थ जो है अगर वो हमारे 20 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट कर रहा है तो हमारा सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, वो हो सकता है झूठ यानी कि झूठा सॉलिड में हो, सूडो सॉलिड में हो। अभी सॉलिड का प्रकार भी है, आगे जाके आगे हम लोग प्रकार को भी समझेंगे कि कौन कौन सॉलिड का टाइप्स है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बात और बताते हैं, वायुमंडल ना दुनिया के हर वस्तु पे अपना दाब लगाता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब जो है ना पृथ्वी पे मतलब 10 के पावर कितना है, 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब हमारा क्या होता है, घटते जाता है। दाब क्या होता है, घटते जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है 10 के पावर 5 पास्कल है, हमारे पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे हमारा दाब वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटते जाता है। इसलिए पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति के मतलब नाक से और मुख से जो होते हैं ब्लड आना चालू हो जाता है। चाहे हमारे जो मतलब जो पेन लेके, जैसे आप लोग सुने होंगे फाउंटेन पेन से स्याही जो होता है एरोप्लेन के अंदर बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे ना वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घट जाते हैं, और जो पेन के अंदर का जो इंक का प्रेशर हो जाता है हाई हो जाता है, और बाहर के प्रेशर जो होता है लो हो जाता है, इसीलिए स्याही बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट बात है आप लोग को समझाते हैं, ठोस के अभिलक्षण क्या है। यह यहाँ पे ठोस के अभिलक्षण क्या होते हैं, ठोस के क्या क्या गुण है। पहला है कि ठोस के आकार जो होते हैं निश्चित होते हैं। क्या आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि ठोस के अभिलक्षण क्या होते हैं, तो नहीं। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ठोस के आकार जो होते हैं निश्चित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, यानी कि ठोस का जो शेप होता है डिफिनिट होता है। वाई वाई क्यों, आखिर क्यों ठोस का शेप डिफिनिट होता है। देखिए बातें समझाते हैं। हम लोग का दुनिया में कोई भी देखिए पदार्थ है, कोई भी अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी, वह 3 कणों से मिलके बना होगा। वो या तो एटम से मिलके बना होगा, या तो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, या आयन से मिलके बना होगा। इस सब के अंदर 3-3 को और भी पार्टिकल होता है। जैसे एटम है तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक कण बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल में भी हमारे अणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, आयन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा।
परमाणु, अणु, आयन 3 घटक है, तीनों घटक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, तीनों घटक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है कि मौलिक कण है। मौलिक कण केवल 3 ही नहीं है, 3 के अलावा भी होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी मौलिक कण होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोग को बताए थे पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन बताए थे, पाई बताए थे, मेसॉन बताए थे, ये सब क्या है, मौलिक कण है। लेकिन यहाँ पे मतलब एक मौलिक आधार के रूप में मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो हम बोले कि कोई भी देखिए पदार्थ है बाबू, ठीक है ना, कोई भी हम लोग का क्या है, पदार्थ है, वो या तो एटम का बना होगा, ठीक है ना, एटम का बना होगा, या तो मोलिक्यूल का बना होगा, या तो आयन का बना होगा। यदि हम कोई ठोस का क्रिस्टल यहाँ पे बना देते हैं, मान के लिए ठोस का एक क्रिस्टल है सर, अगर यह ठोस का क्रिस्टल है और ठोस के क्रिस्टल है, तो ठोस के क्रिस्टल जो होते हैं ना, काफ़ी इनके जो एटम होते हैं एक दूसरे के ना काफ़ी नियरेस्ट में रहते हैं। जैसे ए एटम एक दूसरे के काफ़ी नियरेस्ट है, सब एक दूसरे के काफ़ी क्या नियरेस्ट में है, नज़दीक है। और इतना नियरेस्ट होते हैं कि इनके बीच के जो खाली जगह होता है, एक खाली जगह जो होता है एकदम क्या होता है, नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य, एकदम नेग्लिजिबल स्थान। यानी कि ठोस के जो क्रिस्टल होते हैं इनके एटम इतना नियरेस्ट होते हैं, काफ़ी क्लोजली होते हैं, एकदम निविड होते हैं। और इतना निविड होते हैं कि इनके बीच वाला जो जगह होता है, खाली स्थान होता है, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, एकदम नगण्य होता है। अगर मान के चलिए इस पर हम बल भी लगाएं, यहाँ से हम फोर्स भी लगाएं यहाँ पे, तो यह केवल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। ये नहीं कि एटम यहाँ से निकल के इधर आ जाए, नहीं आ सकता है, इसमें स्थानांतरण गति पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप क्या बताइएगा कि ठोस का आकार जो है निश्चित होने के कारण है कि जो ठोस के घटक होते हैं काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, इतना नज़दीक होते हैं कि जब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो यह केवल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। इसमें स्थानांतरण गति नहीं होगी, इधर उधर स्थानांतरण नहीं कर सकता है, इसीलिए इसका आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है, क्यों। अभी ये बातें हम लोग तो अभी ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़े हैं, लेकिन कल के क्लास में इसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग इसे पहले ही से सुन लीजिए। ठोस के आयतन निश्चित होने के वही कारण है कि ठोस के जो घटक होते हैं ना काफ़ी नियरेस्ट होते हैं। ठोस के जो घटक होते हैं, घटक बोले तो परमाणु, अणु, आयन, एटम, मोलिकुल्स और आयन, यही हमारे ठोस के क्या है, घटक है। तो ठोस के जो घटक होते हैं काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं। और यह इतना नज़दीक होते हैं कि इनके बीच वाला जो खाली जगह होता है एकदम नेग्लेजिबल होता है। नेग्लेजिबल बोले तो ना के बराबर, नगण्य खाली जगह है। और जब इस पे बल लगाएंगे तो क्या करेगा, केवल वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। तो एकदम यहाँ पे हम इसके आंसर में खाली थोड़ा सा बदलाव करना है आकार वाला, आयतन वाला में, कि ठोस के कण जो होते हैं ना काफ़ी नियरेस्ट रहते हैं। और नियरेस्ट होने के कारण इनका जो नियरेस्ट होने के कारण इनका जो हम लोग का जो नियरेस्ट होने के कारण जो है ये आपस में मजबूती से बंधा रहता है। ये बात यहाँ पे हमको ऐड करनी होगी। वहाँ पे बोले हैं जैसे आकार वाला में कि ठोस का आकार निश्चित इसलिए होता है क्योंकि घटक के कण जो होते हैं ना काफ़ी नियरेस्ट है, और काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं ठोस के घटक के कण, तो वहाँ खाली जगह बहुत नगण्य होता है। और जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो केवल वाइब्रेट करता है, स्थानांतरण गति नहीं होती। ये बातें समझाए थे वहाँ पे हम आकार वाला में। लेकिन आयतन वाले में आपको जोड़ना होगा कि ठोस के घटक काफ़ी नियरेस्ट होने के कारण इनके जो घटक होते हैं आपस में जो है ना मजबूती से सब बंधा हुआ रहता है, मजबूती से बंधा हुआ होता है। और मजबूती से बंधे होने के कारण यह इनके कण जो है ना स्थानांतरण नहीं कर पाते हैं, इधर उधर मतलब गमन नहीं कर पाते हैं। जब गमन नहीं कर पाएंगे तो एकदम इसका क्रिस्टल का जो आयतन मिलेगा एकदम फिक्स मिलेगा। इसका आयतन हम लोग को बदलने वाला नहीं है, बदल नहीं सकता है। अगर मान लिया एटम हमारा फ्री रहता है तो इधर उधर से घूर्णन करता है। कैसे, जल के अणु एकदम फ्री रहते हैं, जल के अणु ऊपर नीचे एकदम गति करते रहते हैं। लेकिन एटम के कण आपस में मजबूती से एकदम बंधे रहते हैं, वह इधर उधर मतलब गमन नहीं कर सकते हैं, स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। और जब स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए उसका आयतन जो होता है हम लोग को क्या मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्या मिलेगा, निश्चित मिलेगा। नेक्स्ट है कि ठोस जो होते हैं ना असंपीड होते हैं। असंपीड का मतलब इनकम्प्रेसिबल। इसका भी सेम आंसर हम लोग यही लिखेंगे। आखिर क्यों होता है असंपीड, तो इसका आंसर हम लोग डालेंगे कि ठोस असंपीड का मतलब क्या होता है। जैसे मतलब कोई ठोस का, जैसे यहाँ पे एगो पाइप है, तो इसको हम इसको खींच के लंबा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, खींच के लंबा नहीं कर पाएंगे, यह असंपीड है। रबर नहीं है कि इसको फैला दे, क्योंकि रबर को तो खींच सकते हैं, लेकिन रबर हमारा वास्तविक ठोस नहीं होता है। अभी आगे की क्लास में नेक्स्ट एपिसोड में आपको समझाएंगे कि रबर किस प्रकार का ठोस है।
तो ठोस के हमारे जो घटक के कण होते हैं वो काफ़ी नियरेस्ट होने के कारण ये मजबूती से आपस में आकर्षण बल से एकदम बंधे रहते हैं, और बंधे रहते हैं तो इसको हम लोग खींच नहीं सकते हैं, इसमें फैलाव सिकुड़ाव का गुण नहीं है। इसलिए क्या है सर, यह असंपीड है। क्या है? असंपीड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो ठोस होते हैं, ठोस का जो एमपी है, बेपी है, ये क्या होता है? ऊंच होता है। क्या होता है? एमपी बीपी, यानी कि उनका जो गलनांक है, क्वथनांक है, ठोस का क्या होता है? ऊंच होता है। देखिए, ठोस का गलनांक क्वथनांक ऊंच होने का क्या कारण है? हमारे जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके घटक के कण काफ़ी क्या होते हैं? नियरेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? नियरेस्ट होते हैं। और नियरेस्ट होने के कारण मेन आंसर यही है कि ठोस के घटक के कण काफ़ी क्या होते हैं? नियरेस्ट, और इतना नज़दीक होते हैं कि इन आपस में मजबूती से आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। आपस में सारे के सारे मजबूती से आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। और जो मजबूती से आकर्षण बल से बंधे होते हैं तो इनको भाई साहब इनको तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। इनके क्रिस्टल को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि उच्च हाई टेम्परेचर डालेंगे, उच्च ताप डालेंगे। जब उच्च ताप डालेंगे तो इसमें बताइए, ये उच्च ताप पर क्या करेगा? पिघलेगा भी, और उच्च ताप पर क्या करेगा? उबलेगा भी। इसीलिए इनका क्वथनांक और गलनांक दोनों के दोनों ऊंच होता है, यानी कि इसको आसानी से हम इसके क्रिस्टल को तोड़ नहीं सकते हैं। जो ठोस का क्रिस्टल होगा, जैसे लोहा का क्रिस्टल है, आयरन का क्रिस्टल है, प्लेटिनियम का क्रिस्टल है, तो हम बाकी मजबूती से इसके इलेक्ट्रॉन जो आपस में बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसको आसानी से हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं क्रिस्टल को। इसमें उच्च ताप डालना पड़ेगा हमको। तो जब उच्च ताप डालेंगे तब जाके क्रिस्टल हमारा टूटता है। इसीलिए इसका गलनांक क्वथनांक जो होता है क्या मिलता है? हाई मिलता है, उच्च प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि ठोस का हम लोग के जो घनत्व होता है, ठोस का जो घनत्व होता है ऊंच होता है। देखिए, मेन बात है, हम लोग के घनत्व जो होता है वो डिपेंड करता है मास बाई वॉल्यूम पर। यहाँ देखिए, मास कहाँ पे है? ऊपर में है। वॉल्यूम कहाँ पे है? नीचे में है। मास कहाँ पर है? ऊपर में। वॉल्यूम कहाँ पर है? नीचे में। तो घनत्व जो डिपेंड है मास बाई वॉल्यूम पर डिपेंड है। घनत्व किस पर डिपेंड है? तो मास बाई वॉल्यूम पर डिपेंड है। जो मेरा घनत्व है ये डिपेंड है मास पर और हमारा वॉल्यूम पर। तो देखिए, वॉल्यूम देखिए नीचे है। आयतन, जितने आयतन को हम बढ़ा देंगे, देखिए ये जैसे हम यहाँ पे एक स्फीयर बनाते हैं तो इतना आयतन घेर रहे हैं, एगो बड़ा सा स्फीयर बना रहे थे, ज़्यादा आयतन घेर रहा है। तो जिसका आयतन जितने ज़्यादा होगा ऊपर के वैल्यू को उतना ही क्या कर देगा? छोटा करेगा। क्या करेगा? छोटा करेगा। अगर आयतन जितने कम होगा, देखिए तो एकदम छोटा सा एगो हम यहाँ पॉइंट बनाते हैं, इसका बिल्कुल आयतन कम है। अगर आयतन कम है तो ऊपर के वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, द्रव्यमान ज़्यादा मिलेगा। द्रव्यमान ज़्यादा मिलेगा तो डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। तो डेंसिटी डिपेंड है मास पर और वॉल्यूम पर है। हम लोग के ठोस के क्रिस्टल जो होते हैं, ये ठोस की क्रिस्टल में जो एटम होते हैं काफ़ी नज़दीक होते हैं, एकदम अति निविड होते हैं, बहुत एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। तो इनका आयतन कम मिलता है, लेकिन आयतन कम मिलने के कारण इनका द्रव्यमान ज़्यादा प्राप्त होता है। ठोस की क्रिस्टल का द्रव्यमान ज़्यादा प्राप्त होता है, और ठोस की क्रिस्टल के द्रव्यमान ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए ठोस के क्रिस्टल का द्रव्यमान जो होता है ना ज़्यादा प्राप्त होता है, और ठोस के क्रिस्टल का द्रव्यमान ज़्यादा प्राप्त होता है, ठीक है ना, ज़्यादा प्राप्त होता है। इसीलिए इनका हम लोग के घनत्व जो होता है क्या होता है सर? हाई होता है। ठोस के घनत्व क्या होता है? हम लोग के हाई होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, लिक्विड के क्रिस्टल है, इनका थोड़ा सा कण दूर दूर है, काफ़ी दूर दूर है, तो थोड़ा सा आयतन ज़्यादा मिलेगा। सबसे हमारा गैस के कण काफ़ी दूर होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा आयतन होगा। तो सबसे घनत्व कम किसका होगा? गैस का होगा। गैस का घनत्व सबसे कम होगा, जबकि ठोस का घनत्व जो होगा सबसे हम लोग को ज़्यादा होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया बात है। ठोस के विलक्षण, ठोस के विलक्षण कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला हम लोग के ठोस के विलक्षण था कि ठोस के आकार जो होता है क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि इनके घटक के कण काफ़ी क्या होते हैं? नियरेस्ट होते हैं। काफ़ी नज़दीक होने के कारण इनके बीच के खाली जगह जो होता है नगण्य मिलता है। जब इस पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये केवल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। स्थानांतरण यह नहीं करता है, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं पॉसिबल है, इसलिए इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा बात है कि यहाँ ठोस का आयतन हम लोग का निश्चित होता है, क्योंकि इसके घटक के कण काफ़ी नियरेस्ट होते हैं, और काफ़ी नियरेस्ट होने के कारण ये आपस में मजबूती से बंधे रहते हैं। मजबूती से बंधे होने के कारण ये इसका घटक के कण इधर उधर स्थानांतरण नहीं कर पाएगा। स्थानांतरण नहीं करता है तो इसका आकार जो हो तो एक निश्चित मिलता है, और निश्चित आकार के साथ साथ इसका आयतन भी हम लोग को एक निश्चित प्राप्त होता है। क्या होता है? निश्चित प्राप्त होता है। ठोस असंपीड है, क्योंकि इसमें फैलाव सिकुड़ाव का गुण नहीं होता है, इसको खींच नहीं सकता है, फैलाव सिकुड़ाव का गुण नहीं होता है। जबरदस्ती हम लोग टेम्परेचर डाल करके दाब लगा के खींच सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे इसे हम लोग खींचना जैसा रबर के जैसा खींच नहीं सकते हैं ठोस को। अब रबर को खींच लेते हैं, प्लास्टिक को खींच लेते हैं, नाइलॉन को खींच लेते हैं, क्योंकि वो सब सुडो सॉलिड में आता है। आगे उसको हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार का ठोस है रबर, प्लास्टिक, नाइलॉन।
ठोस हमारे मजबूती से बंधे होते हैं, उनका आकर्षण बल ऊंच होता है, आकर्षण बल ऊंच होने के कारण वो ऊंच ताप पर गलता भी है, और ऊंच ताप पर आपका उनका यानी कि उनका उबलने का भी दर भी क्या होता है, हाई होता है। और ठोस का यहाँ पे अगला पॉइंट है घनत्व के बारे में, कि घनत्व है डिपेंड है मास बाई वॉल्यूम पर। ठोस का क्रिस्टल के जो आयतन मिलता है, कम आयतन मिलने के कारण इसमें मास ज़्यादा प्राप्त होती है, इसलिए इनका घनत्व जो होती है ज़्यादा होती है। तो ये आज की क्लास हम लोग की थी केमिस्ट्री का फर्स्ट एपिसोड, और आज के ऑफलाइन बैच में भी आप लोग को यही बातें आप समझाए हैं। तो नेक्स्ट कल हम लोग चलेंगे, कल के ऑफलाइन बैच में ठोस के टाइप्स क्या होते हैं, और उसको रिकॉर्डेड बैच में भी कल के आपको यही मिलेगी ठोस के टाइप के बारे में। तो अच्छे से पढ़ करके आप लोग क्लास को आनी है, क्योंकि आते आते ही आप लोगों को भाई साहब मिलने वाली है, बोझ मिलने वाली है, डोज मिलने वाली है, क्योंकि यह 12th है भाई, और इसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको, और इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, आपको मेहनत करनी है। उस पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, वो दिन लेकर आनी है कि जो तुमसे बोल रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो उसको बोल दो कि तुम भाई वो दिन तुम माने कि तुम हमारी उस कामयाबी पर ताली बजाओगे जिस दिन हम मतलब सक्सेसफुल होंगे। तो तुमको भाई मेहनत करनी पड़ेगी सेकेंड ईयर में। चलिए, जय हिंद।